Good afternoon, dear students. We were studying the chapter electricity. Today we are going to have our third lecture. And first, let us revise the things we have done in the last lecture. We just covered potential and potential difference. So I have told you that what is the potential. So what we do is to define potential, we select a reference point, and the reference point we take is infinity. और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि इन्फिनिटी का जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा, इसीलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट चूज करते हैं. ओके, तो कहा यह जाता है और डिफाइन यूँ किया जाता है कि द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट. एंड नेक्स्ट पॉइंट वाज पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताया था कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए से बी तक जाने में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो हमारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा. आर यू गेटिंग इट? फाइन. तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? द work done in carrying a unit positive charge from one point to another is known as potential difference. Got it? Okay. So this is what we have studied in the last lecture. Okay. Now let us discuss those questions which I have given to you in the homework. The first question is this. Name a device that helps to maintain a potential difference across a conductor. कोई भी कंडक्टर होने का मतलब क्या है? कोई फैन हो सकता है, कोई लाइट हो सकती है, या फिर कोई और वायर हो सकता है. उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए कौन सा डिवाइस चाहिए होता है? आपके घरों में कौन सी चीज यूज करते हैं हम लोग इन जनरल? बैटरी. तो बैटरीज आर दी सोर्स ऑफ दी potential, batteries are the source of the charge and they help in maintaining the potential difference across a conductor. Okay, fine. Let's move to the next question. What is meant by saying the potential difference between 2 points is 1 volt? Okay, let's say we have a point A, okay, and a point B. अगर इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है, लेट्स से पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट है. तो उसका क्या मतलब होगा? उसका सिंपल मतलब ये होगा कि पॉइंट ए से अगर 1 कूलाम चार्ज यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना होगा? 1 जूल. बात समझ रहे हैं ना? 1 वोल्ट एक्चुअली में आपका डिफाइन ही ऐसे किया गया कि किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में अगर करना पड़ता है 1 जूल, तो वो आपका क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट. ओके, तो इसको फॉर्मली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि by saying the potential difference between 2 points is 1 volt simply illustrates that the work done carrying a unit positive charge from one point to another is 1 joule. Okay, so this will be the answer. Okay, now let's move to the third question. तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी. कि हिंदी में आप समझ लें कि कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी एक कूलाम चार्ज को जब उसे 6 वोल्ट की बैटरी से पास होना है. इसका मतलब क्या है कि आपका जहाँ से जाना है दूसरे पॉइंट पर, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका 6 वोल्ट है. तो आपका 6 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करना है. तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? आप यहाँ पर सिंपली जो फॉर्मूला हम लोगों ने
बनाया था या जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो फार्मूला क्या कहता है, वो सिंपली कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का दे दिया है, चार्ज हमको कितना ले जाना है 1 कूलम, और हमको पता क्या करना है वर्क डन। तो वर्क डन कैन बी सिंपली फाउंड बाय पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो आपका वो पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट, चार्ज कितना है 1 कूलम, यानी कि आपका वर्क डन कितना हो गया 6 जूल। ओके, तो ये सिंपल सा आपका सॉल्यूशन हो जाता है थर्ड क्वेश्चन का। ओके, कुछ बच्चों ने किया है और बहुत अच्छे से किया है, उन्होंने भेजा था मुझे, मैं जो मुझे सॉल्यूशन अच्छा लगा मैं एक बार ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। हाँ, तो आप उसको एक बार देख भी सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये तो वो सारी चीज़ें हो गई जो हम लोगों ने अभी तक होमवर्क में दिया था और जो हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टू दी अदर टॉपिक, ओम्स लॉ। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है ओम्स लॉ। तो सबसे पहले ओम्स लॉ को समझने से पहले हम एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ओम्स लॉ सिंपली से देखिए, आपके इसमें कई सारे वर्ड आने वाले हैं ना। एक तो करंट है जो आप समझ चुके हैं, एक आपका पोटेंशियल है वो भी आप समझ चुके हैं, तीसरा है रेजिस्टेंस जिसको आज के लेक्चर में हम समझेंगे। तो चलिए, रेजिस्टेंस क्या है हम जानेंगे। इट सिंपली स्टेट्स दैट अंडर सेम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू एन आइडियल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी potential difference across its end. Resistance is a property of conductor to resist flow of the charge through it. Resistance भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है। इसको हम लोग अच्छे से अभी समझेंगे। पहले आप जो शुरुआत की 2 लाइनें हैं उनको समझें कि ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है, क्या बताता है कि अगर कोई भी आपका कंडक्टर है, वहाँ का टेम्परेचर सेम है और वहाँ पे फ्लो होने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है, हाँ, वो अगर पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब समझते हैं, आप लोगों को 9th में कई बार समझाया गया है कि इफ द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एंड अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर देन इट इज नोन एज ओम्स लॉ। हाँ, अच्छा, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन समझ लीजिए। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस आपका किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है चार्ज के फ्लो को रजिस्ट करने की। अब क्या होता है कि जैसे हम लोग रेजिस्टेंस को अगर समझना चाहें तो यूँ समझ सकते हैं कि जैसे आपका क्या होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन दौड़ करके कंडक्टर में एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है, तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस की वजह से उस चार्ज को जाने से वो वायर या उस वायर की प्रॉपर्टी रोकेगी, है ना। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो किसी वायर का रेजिस्टेंस कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। ये थोड़ा सा हम लोग आगे समझेंगे। चलिए, पहले ओम्स लॉ का जो एक यहाँ पर एक्टिविटी दिया गया है उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, आपका ये सर्किट दिया गया है फिगर 12.2 में। हाँ, अब देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट आप समझ सकते हैं कि ये हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि फिक्स्ड है। ये हमारा एमीटर है करंट की वैल्यू को मेजर करने के लिए। ये हमारा स्विच है। ओके, तो सर्किट एलिमेंट आपने देखे। अच्छा, अब देखिए हमने यहाँ पर ये ऊपर में सिस्टम जो है कुछ बनाया है बैटरी का। क्या बनाया है, देखो कि आपकी इस बैटरी में 4 सेल हैं, हाँ, ठीक है। तो जनरली हम लोगों ने देखा कि एक बैटरी जुड़ी हुई होती है, अभी तक जो देखा है एक बैटरी जुड़ी हुई होती है, उससे करंट आपका फ्लो करता है। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें पोटेंशियल को बदलना है, ठीक है। तो उसका ये सिस्टम बनाया गया है कि जब
हम लोग ये इस वाले पॉइंट से जोड़ेंगे यहाँ पर, ये है ना, तो क्या होगा, तो वहाँ पर एक सेल यूज हो रही होगी, और जब यहाँ से हटा करके हम यहाँ से जोड़ देंगे तो 2 सेल यानी डबल हो गया पोटेंशियल, और जब यहाँ से जोड़ देंगे तो आपका ट्रिपल हो गया, और जब यहाँ से जोड़ देंगे हम तो 4 गुना पोटेंशियल हो गया। फाइन। तो मतलब ये अलग अलग जगह पे वायर जोड़ने से हमारा पोटेंशियल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग नोट करेंगे इस टेबल में, ठीक है। यहाँ पे कितनी सेल्स हमने जोड़ी हैं, 1 2 3 4, अब मतलब क्योंकि पहली सेल जोड़ेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा, दूसरी जोड़ेंगे तो डबल हो गया, तीसरी जोड़ी तो हमने ट्रिपल हो गया, और चौथी जोड़ी तो हमारा 4 गुना हो गया। अच्छा, अब हम लोगों का जब जैसे जैसे हम ये बैटरी में सेल्स बढ़ाते जाएंगे, हमारी यहाँ पे करंट की कुछ वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका पोटेंशियल था 2 वोल्ट, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो ये जो आपका 2 था, अच्छा यहाँ पे मान लीजिए करंट आया था 1, एक्चुअली आई डिड इट रॉन्गली। सो यहाँ पे मान लीजिए आपका करंट आया 1, यहाँ पे जब हम अगले में पोटेंशियल बढ़ाया तो हम देखेंगे कि हमारा करंट कितना हो जाएगा 2, तीसरे में देखेंगे करंट क्या हो जाएगा 3, और अगले में 4। मतलब इस तरीके का जब आप लोग आएंगे तो आपको एक्सपेरिमेंट भी कराया जाएगा। इस तरीके का सिस्टम में हम देखते हैं कि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा समझा रहा है कि इसको चाहे तो इस तरीके से लिख लीजिए या इसका उल्टा लिख लीजिए कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे करंट आपका उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद होगी आपको, जहाँ कहीं पे प्रोपोर्शनल होता है वहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, V/I की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पे 1/2 है इस वाले में, और यहाँ पे देखते हैं ये 4 है, ये 4 है और ये 2 है, तो 2/4, ठीक है। ये भी हमारा क्या जाएगा 1/2। वैसे यहाँ पे ये 3 है और ये 6 है, तो 3/6, ये भी हमारा क्या जाएगा 1/2। वैसे ही 4/8 अगले वाले में हम लोग देखेंगे तो वो भी 1/2, यानी कि V/I की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट। ओके, तो ये ही हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा। तो जो हमारी यहाँ पे फाइनल इक्वेशन बन जाएगी, सॉरी डेफिनेशन थोड़ी सी मैंने रब कर दी, कोई बात नहीं। तो जो हमारी फाइनल एक्चुअली में डेफिनेशन हो जाएगी मैथमेटिकली, तो वो ये आ जाता है V/I विल बी कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, R, यानी कि रेजिस्टेंस। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू R। ओके, चलिए ये एक्चुअली आगे आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फिर यहाँ पे देखते हैं। ओके, कि ये आपका इक्वेशन 12.4 में पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना। V/I हमारा कांस्टेंट आ रहा है, जो कांस्टेंट हमारा किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो हमारी ये इक्वेशन निकल के आ गई ओम्स लॉ की, V इक्वल्स टू IR, ठीक है। अच्छा, ये फिगर बनाया गया है ओम्स लॉ का, इसको भी समझ लीजिए क्योंकि ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चंस में कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा भी, आगे चांसेस हैं कि देखिए आपका जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते हैं, जैसे 0.4 पोटेंशियल था तो 0.4 पे आपका करंट कुछ 0.1 था, आगे बढ़ाया 0.8 किया तो आपका बढ़ करके 0.2 हो गया, 1.4 यानी 3 गुना किया तो 0.3 हो गया, 1.6 किया तो यानी कि आपका 0.4 हो गया। तो देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका करंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता जाता है वैसे वैसे सर्किट में करंट बढ़ता जाता है, ठीक है। अब क्योंकि सर्किट में जो वायर है वो तो वही है, तो उसका जो प्रॉपर्टी है वो तो वही रहेगी, यानी कि रेजिस्टेंस तो वही रहेगा, ठीक है। तो यही हमारा ओम्स लॉ है। एक बार फिर से एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में
आपकी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, द पोटेंशियल डिफरेंस V across the end of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains same. ओके, कि जो भी किसी सर्किट में आपका जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ये कि आपका टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, ओम्स लॉ हो गया। फाइन, आगे आ जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि भाई जो वोल्टेज होता है उसकी तो यूनिट होती है वोल्ट होती है। ठीक है, करंट जो है उसकी यूनिट एम्पेयर होती है। अब हमारा नया चीज आ गया है रेजिस्टेंस। ठीक है, जो कि आपका क्या है, वोल्ट अपॉन एम्पेयर, और इसको हम लोग कुछ बोल देते हैं ओम। ओम का सिंबल ये है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको दिया हुआ है। हाँ, और यहाँ पर ये सिंबल बनाया हुआ है। तो 1 ओम क्या होगा, 1 ओम होगा 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर। 1 ओम को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा कह सकते हैं कंडक्टर, कोई भी ऐसा कंडक्टर जिस पर 1 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया और उसमें करंट फ्लो हो रहा है कितना, 1 एम्पेयर, तो उस वायर का या उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। आप समझ रहे हैं कि अगर किसी वायर का जो एक्चुअली में रेजिस्टेंस है वो 1 ओम होगा कब, जब उस वायर में 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करने पर उसका करंट कितना हो, 1 एम्पेयर हो। ठीक है, तो ये हमारा जो है रेजिस्टेंस हो गया। चलिए, अब हम लोग एक बार रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को फिर से समझने की कोशिश करें। यहाँ पर कहा गया था कि द रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ the resistance is a property of conductor to resist flow of charge through it. ओके, तो आपका रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट करता है। अब जरा समझिए, रेजिस्ट करता है, ऐसा नहीं कि कतई रोक देगा। और अगर कुछ एक होते हैं जो बिल्कुल भी बहुत माइन्यूट करंट को फ्लो करने देते हैं। तो रेजिस्टेंस जो है वो आपका एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो करंट के यानी कि चार्ज के फ्लो को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस को और अच्छे से समझने के लिए एक एक्टिविटी आपकी दी गई है, उसको देखते हैं। ये एक्टिविटी में बेसिकली ये बताया गया है कि अगर कोई आपका रेजिस्टेंस है या कोई कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो आपका किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो देखिए, ये हमारा एक एक्टिविटी 13.2 है जिसमें हमारा एक फिगर बनाया गया है। बैटरी है, एमीटर लगा हुआ है, की लगी हुई है यानी कि स्विच लगा हुआ है। अब क्या किया, यहाँ पर ये आपका वायर लगाया गया है। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, अलग अलग स्टेप्स में हम लोग समझते हैं। नाउ द प्लग की नोट द करंट इन द एमीटर। ओके, तो आपका कहा किया गया है कि आपने पूरा सेटअप बनाया है ना, और पहला वाला सेटअप में आप काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका पहला वाला बीच में कंडक्टर है वो लगाया हुआ है आपने। ठीक है, जिसकी लेंथ L है और आपका उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है ना, कि जैसे आपका ये कोई वायर है, ठीक है, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि ये वाला जो एरिया होगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। तो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और उसकी लेंथ L है। ठीक है, ये लेंथ L है और ये एरिया आपका A है।
ठीक है। अच्छा चलिए, अब क्या कह रहा है कि आपने क्या किया कि प्लग की को स्विच क्लोज किया, यानी कि स्विच को ऑन किया, तो आपने एमीटर में वैल्यू नोट कर ली। फाइन, हम लोग वैल्यू को नोट करते जाएंगे। फिर क्या कह रहा है, रिप्लेस द नाइक्रोम वायर बाय अनदर नाइक्रोम वायर ऑफ सेम थिकनेस बट ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ। तो कह रहा है कि जो सेकेंड वाला दिया है कि वैसा ही नाइक्रोम लिया वायर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है सेकेंड केस में, बट लेंथ क्या है 2L। फिर उसके बाद में करंट नापिए, है ना, करंट को मेजर करिए, तो आप देखेंगे ये कि करंट जो है वो आधा रह जाएगा। क्यों आधा रह जाएगा, है ना, वो हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, नोट किए मीटर रीडिंग। फिर क्या कह रहा है कि नाउ रिप्लेस द वायर बाय थिकर नाइक्रोम वायर ऑफ द सेम लेंथ, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने 2 गुना कर दिया और लेंथ हमने वही रखी। तब आप देखेंगे कि करंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है। फिर आपने क्या किया, एमीटर में रीडिंग को नोट किया। फिर क्या करें, इंस्टेड ऑफ टेकिंग नाइक्रोम वायर कनेक्ट अ कॉपर वायर, है ना। तो नाइक्रोम की जगह जब आपने कॉपर वायर किया, यानी कि एरिया सेम है, लेंथ सेम है, लेकिन आपने मटेरियल बदल दिया, तो क्या होगा, है ना, करंट में। फिर आप नोट करेंगे एमीटर में तो कोई बदलाव हो रहा है रीडिंग में या नहीं। तो ये 3 चीज़ों के बदलाव को देखा, तो इसके बदलाव हमें इस तरीके से दिखे। जब हमने लेंथ को बढ़ाया तो करंट क्या हुआ, घटा। करंट क्यों घटा होगा, करंट इसलिए डिक्रीज हुआ होगा क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। मतलब करंट को अपोज करने वाली जो एक पावर थी या एक प्रॉपर्टी थी वो बढ़ गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल, यानी कि लेंथ बढ़ाई तो रेजिस्टेंस बढ़ा, इसीलिए करंट कम हुआ। समझे, क्योंकि लेंथ बढ़ाई तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ा और इसीलिए करंट कम हुआ। अच्छा, अब अच्छा, लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्यों बढ़ा, क्योंकि देखिए जैसे क्या होगा ना कि आपके सामने, आप एक किसी मेले के सामने खड़े हुए हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, मान लेते हैं 100 मीटर का वो एक्चुअली एरिया है, तो आप उस मेले में भागने की कोशिश करेंगे तो आप कम लोगों से टकराएंगे, 100 मीटर के ही लोगों से टकराएंगे, ठीक है। और जब आप क्या करेंगे, उसी लेंथ को अगर आप बढ़ा करके 200 मीटर कर दें तो आप ज़्यादा लोगों से टकराएंगे, यानी कि आपको वहाँ से जाने में डिफिकल्टी और ज़्यादा होगी। तो इसी तरीके से जब लेंथ बढ़ाते हैं तो करंट को या चार्ज को रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलता है और आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अच्छा, वहीं पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हमने बढ़ा दिया, 2 गुना कर दिया, तो रेजिस्टेंस कम हो गया। अब ये इसका मतलब ये हो गया कि लोग तो उतने ही, मेले के लोग तो उतने ही हैं, लेकिन आपने एरिया क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो लोग दूर दूर हो जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा फ्री एरिया मिल जाएगा मूव करने के लिए, यानी कि रेजिस्टेंस कम हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि एरिया अगर बढ़ा देंगे वायर का तो जो चार्ज है उसे जाने के लिए रास्ता या जगह ज़्यादा मिल जाएगी, तो इजीली चला जाएगा। तो जब एरिया बढ़ता है तो आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमको समझ में आया कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ अपॉन एरिया के प्रोपोर्शनल है, मतलब लेंथ के डायरेक्टली और एरिया के इनवर्सली। और जब हम लोग इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो आपका एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टिविटी। और ये रजिस्टिविटी जो है वो बेसिकली मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये जब तक नाइक्रोम वायर था तब तक रजिस्टिविटी सेम रहेगी, और जब बदल दिया हमने, कॉपर कर दिया, तो रजिस्टिविटी बदल गई। क्यों, क्योंकि आपका नाइक्रोम की प्रॉपर्टी रजिस्टिविटी अलग है और आपका कॉपर की रजिस्टिविटी अलग है। ठीक है, हर एक मटेरियल की अपनी अलग अलग रजिस्टिविटी होती है। ठीक है। अच्छा, तो यानी कि रजिस्टिविटी जो है वो आपका मटेरियल डिपेंडेंट होती है। अब एक बार वापस रिवाइज कर लें, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर की, और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है एक्टिविटी हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये जहाँ तक मैंने बता दिया है पूरा, ठीक है, उसको अच्छे से
करेंगे, पढ़ेंगे, और जो आपके इस टॉपिक के आगे जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं 3, वो आप घर से करके आएंगे। फाइन, ठीक है। और ट्राई करेंगे समझने का, सो दैट कल मैं इनको कोशिश करूँगा कि कराऊँ, कल नहीं परसों में कराऊंगा। लेकिन आप लोगों का रिस्पांस स्लो है, मुझे मैक्सिमम 3-4 लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग इम्प्रूव करें इसे और अपना होमवर्क करें जितना दिया गया है अभी तक सारा। एंड रेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओके, बाय, सी यू डे आफ्टर टुमारो।